काटने का प्रयास करता है। फिर राजकुमार अशोक कहता है कि भ्राता ऐसा करेंगे तो वो आपको और भी काटने का प्रयास करेगा। और फिर सुसीम अपने जो परिरक्षक होते हैं उसे रोक लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं सुसीम, हम तो केवल ये जानना चाहते थे कि आप के पास इसका कोई उपाय है या नहीं। फिर अशोक की बारी आती है कि अशोक उस हाथ गाड़ी को उठा करके वहाँ से लाए। और जैसे अशोक वहाँ पर जाता है तो कुत्ता अशोक की तरफ भी भागता हुआ आता है अशोक को काटने के लिए। फिर अशोक को वहाँ पर कुत्ते के बच्चे दिखाई देते हैं जो कि कुत्ते से दूर होते हैं। और अशोक उन कुत्तों को बच्चे को लेने के लिए जाता है। और सुसीम कहता है कि काटेगा, पक्का कुत्ता काटेगा। अशोक उसको भयभीत करने की प्रयास कर रहा है लेकिन वो भयभीत नहीं होगा और अशोक को काटेगा। फिर अशोक जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, कुत्ते के पिल्ले होते हैं, उनको अपनी माँ के पास में ले आता है तो वो कुत्ता शांत हो जाता है। और वास्तव में वो कुतिया होती हैं, कुत्ता नहीं होता है। और वहाँ के जो परिरक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, वो कहते हैं कि सुसीम को ये तक पता नहीं चला कि वो नर हैं या मादा हैं। और अशोक ने ये सब शीघ्रता से पता लगा लिया। और फिर अशोक कहता है कि हमें कारण का पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, न कि उसके क्रोधित होने का। फिर अशोक उस हाफ गाड़ी को ले जाने के लिए कहा जाता है अशोक को। तो अशोक पहले एक एक बोरियों को उठा करके दूसरी तरफ ले जाता है जिससे प्रकृति को हानि ना पहुँचे, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचे। एक एक बोरी उठा करके वहाँ से लेकर के आता है और सब लोग यह सब देखते हैं। और फिर सुसीम कहता है कि ये क्या है आचार्य, क्या ऐसा करके ये नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, इसको पूरी हाफ गाड़ी के साथ लाना था। और फिर वो घड़ा लेकर के आता है और फिर अशोक हाफ गाड़ी को लेने के लिए जाता है। सभी सामानों को पहले उधर रखा जाता है और फिर हाथ गाड़ी को अपने दोनों हाथों से उठा करके अपने कंधे पर ले लेता है। और इस प्रकार वो प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए उसे हाथ गाड़ी को उठा करके वहाँ से दूसरी तरफ ले जाता है। अशोक की यह बहादुरी देख करके सब निरीक्षक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब अशोक की प्रशंसा करते हैं कि इतनी कम उम्र में ही अशोक ने यह सब करके दिखाया है। जैसा कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा था। और अशोक इस प्रकार बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए इस चरण को विजय प्राप्त कर लेता है। और सब लोग अशोक की बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर सैनिक दरबार में बैठे बिंदुसार और अन्य रानियों को सूचना देता है कि इस चरण को अशोक ने भली भांति पूर्ण कर लिया है और इसमें वो विजय हुआ है। फिर बिंदुसार खुशी में उसको कुछ आभूषण देते हैं इनाम के रूप में। और फिर वो कहते हैं कि अद्भुत। फिर वो रानी धर्मा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि रानी धर्मा आपने कहा था, आपका पुत्र वैसा ही है और वो हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा, हमारे खानदान का नाम ऊंचा करेगा। और फिर वहाँ पर जो चारुमती और श्याम की माता होती है और चारुमती श्याम की माता से कहती है कि देखा आपने किस रानी बनने से पहले ही बिंदुसार किसका पक्ष ले रहे हैं, राजकुमार अशोक का पक्ष ले रहे हैं, श्यामक और सुषम का तो नाम तक नहीं ले रहे हैं। देखना उस अशोक के यहाँ का उत्तराधिकारी बनने के बाद ये धर्मा हमें रानी से नौकरानी बना देगी। फिर अभी इस प्रतियोगिता का आखिरी चरण होता है जो कि यहाँ पर चल रहा होता है और ये ज्ञान प्रतियोगिता का अंतिम चरण होता है। इसमें जो भी प्रथम आएगा उसको
यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। और फिर यहाँ के जो निरीक्षक हैं, परिरक्षक हैं, वो राजकुमार अशोक और राजकुमार सुसीम के सामने एक प्रश्न रखते हैं कि यदि एक माँ अपने बेटे को दंड देती है तो क्या उस माँ को भी दंड दिया जाना चाहिए। यह प्रश्न राजकुमार अशोक और सुसीम से पूछा जाता है। और सबसे पहले ये सुसीम से पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे राजकुमार सुसीम। फिर सुसीम सोचता है कि आचार्य खलटक ने तो हमें इसके बारे में बताया नहीं। फिर सुसीम ही आंसर देता है कि हमें उस स्त्री को दंड देना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से भावुकता में नहीं आ सकते हैं। एक राजा होने के नाते हमें उस अपराधी को दंड देना चाहिए, चाहे वो माता ही क्यों ना हो। फिर राजकुमार अशोक कहता है कि नहीं, मैं इस उत्तर से सहमत नहीं हूँ। फिर आचार्य खलटक भी वहाँ से खड़े हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आप किस प्रकार से सहमत नहीं हैं। एक राजा होने के नाते एक अपराधी को दंड देना ही राज्य का कर्तव्य होता है और उसे दंड मिलना ही चाहिए। राजकुमार सुसीम ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर सही है। इस प्रकार से आचार्य खलटक वहाँ पर कहते हैं। और फिर सुसीम से पूछा जाता है और सुसीम फिर अशोक से पूछा जाता है। फिर अशोक बताता है कि उस माँ ने तो अपने आप को दंड पहले ही दे लिया है। क्या एक माँ अपने पुत्र को दंड देकर के खुश रह पाएगी। उसने तो अपना पुत्र खोया है और इसलिए उनको खुद का दंड स्वयं को ही मिल गया है। और फिर आचार्य खलटक कहते हैं कि मैं आपके इस उत्तर से सहमत नहीं हूँ। ऐसा करके आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हर परिस्थिति के लिए अलग अलग नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। एक ही अपराध के लिए भिन्न नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से अशोक भी चुप नहीं रहता है और अपने उत्तर को प्रस्तुत करता है सबके सामने कि हमें उस माँ को दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने अपने आप को दंड दे लिया है। लेकिन वहाँ पर बैठे जो निरीक्षक होते हैं वो अशोक के उत्तर से सहमत नहीं होते हैं कि इस प्रकार तो राजा के नियमों का उल्लंघन होगा और प्रजा राजा के नियमों को मानने से इनकार कर देगी। भावुकता में आकर के एक राजा को निर्णय नहीं करना चाहिए। और फिर ये ज्ञान प्रतियोगिता का अंतिम चरण होता है और फिर आचार्य चाणक्य जी से इस विषय में तर्क जानने का प्रयास करने लिए कहते हैं कि आचार्य चाणक्य जी इसमें अपना दृष्टिकोण डालें कि आपका क्या दृष्टिकोण है। फिर आचार्य चाणक्य जी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं अशोक की बात से सहमत हूँ कि एक माता होने के नाते उसने अपने पुत्र को दंड दिया तो माता को स्वयं को भी दंड मिला। और सब लोग सोचते हैं कि आचार्य खलटक सोचते हैं कि चाणक्य जी अशोक का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन फिर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं लेकिन मैं अशोक के इस उत्तर से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने एक भावुक रूप में सोचा और राजा को भावुक नहीं होना चाहिए। यदि राजा भावुक हो गया और उसने अपराधी को उसके अनुपात के अनुसार दंड नहीं दिया तो जनता का राजाओं से विश्वास उठ जाएगा, न्याय व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अशोक के इस उत्तर से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राजा वही होता है जो भावुक होकर के या हृदय से नहीं सोचता है और अपराधी को अपराध के अनुसार ही दंड देता है, वही वास्तविक राजा होता है और यही राज्य का
कर्तव्य होता है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य जी अशोक का पक्ष नहीं लेते हैं और वो सत्य का पक्ष लेते हैं और सत्य को सबके सामने रखते हैं कि एक राजा को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से भावुक नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को दंड देना चाहिए। ये सबके सामने अपना मत प्रस्तुत करते हैं आचार्य चाणक्य जी। वो सुसीम और आचार्य खलटक इसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि आचार्य चाणक्य जी अशोक का पक्ष नहीं ले रहे हैं और वो सुसीम के इस उत्तर से सहमत हैं। और सब लोग चाणक्य जी का धन्यवाद करते हैं कि साधु हो इस शब्द से आचार्य चाणक्य जी का संबोधन करते हैं कि क्या बढ़िया जवाब दिया है आचार्य चाणक्य जी ने, हम सबकी समस्याएं हल कर दी हैं। और फिर इस चरण में राजकुमार सुसीम विजय हो जाता है और अशोक वहाँ से निराश होकर के चला जाता है। और फिर वहाँ पर आचार्य खलटक चाणक्य जी से कहते हैं कि मैंने तो सोचा नहीं था कि आप सुसीम का पक्ष लेंगे। फिर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ना ही मैंने सुसीम का पक्ष लिया है, ना ही अशोक का पक्ष लिया है, मैंने तो सत्य का पक्ष लिया है। जो सत्य था उसी को मैंने सबके सामने उजागर किया है। और फिर आचार्य खलटक कहते हैं कि आपने इतने वर्षों से अशोक को परिरक्षित किया है। और फिर आचार्य जी कहते हैं कि सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से आचार्य चाणक्य और आचार्य खलटक आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आचार्य खलटक वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर अशोक भी निराश होकर के अपने कक्ष में चला जाता है और वहाँ पर अशोक के मित्र भी आ जाते हैं और अशोक से कहते हैं कि इस ज्ञान प्रतियोगिता में भी आप ही विजय हुए होंगे, क्योंकि हाथ गाड़ी के चरण में आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और आप विजय हुए थे। और कहते हैं कि राजा बनने के बाद आप हमें भूल तो नहीं जाओगे। और फिर अशोक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपको भूल जाऊँ। उतने में ही सुसीम भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि लेने हैं जितने मज़े ले लीजिए, इसके बाद कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसके बाद मैं यदि मैं राजा बन गया तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और फिर अशोक कहता है कि मुझे राजा बनने की चाहत बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही मैं इस प्रतियोगिता में विजयी होने का इच्छुक हूँ। और फिर वहाँ से अशोक और उसके मित्र वहाँ से चले जाते हैं और इस प्रकार से सुसीम वहीं पर देखता रह जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स।